हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं। आज का हमारा चैप्टर है ऑप्टिक्स। इसमें हम ऑप्टिक्स से जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, बीपीएससी हो गया, जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम में हुए हैं क्वेश्चन वो, और साथ में एसएससी के भी क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरा वीडियो, और पूरी प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो इसको बहुत अच्छे से करें और याद करते जाएं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो अभी यहाँ पे है उसको रटने की कोशिश करेंगे, उसको अपने दिमाग में फिट कर लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से अधिक होता है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो होता है ना, दीर्घ तरंगदैर्घ्य जिसका होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। मतलब तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ जो बात बोला है वो गलत बोला है। दूसरा हम देखते हैं, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। तो ये भी गलत है दोस्तों। आगे चलते हैं कि रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये सही है, क्योंकि रेडियो तरंगें जो होती हैं वो वैद्युत धाराओं से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और चौथा जो है, अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डापलर के परिवर्तित लघु रेडियो तरंग के प्रभाव का उपयोग करती है। तो ये दोनों लास्ट के जो दोनों आंसर है ये सही हो जाएंगे। इसका आंसर 3 और 4 होगा। इसमें याद कर लेंगे, जो पुलिस जो है वो डापलर प्रभावित लघु रेडियो तरंग का यूज़ करती है। ठीक है, प्रभाव जो होता है उनका यूज़ करती है। और रेडियो तरंगें जो होती है वो द्रुतगामी, मतलब बहुत ही स्पीड गति से दोलायमान जो होती है वो वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है कि किस तथ्य के कारण मरीचिकाएँ बनती हैं। तो किस कारण बनती है, तो स्थलीय तापन और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये भी ऑप्शन हो सकता है अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे 1 और 3 आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक छड़ी को जल से में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल से ऊपर की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो ये सही है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी से छोटा व झुकी होने का आभास दिलाती है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो भी छड़ी या फिर सिक्के, जो भी मछलियाँ होती हैं जो पानी में दिखती हैं, वो थोड़ी सी झुकी हुई, टेढ़ी, पेल्सिन जो इसका उदाहरण है, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। ये प्रकीर्णन का नहीं होता ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। तो ये सही है, लगता है। बोले ना अभी, अपवर्तन के कारण कोई भी चीज़ ऊपर दिखती है, जबकि वास्तविक स्थिति से वो दूर होती है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो दोनों सही आंसर। तो इसीलिए इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। फिर आगे, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग, डी हो जाएगा। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये गलत है,
इसमें दूरदृष्टि दोष वालों के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष वालों के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी इसमें ये जानने लायक ये भी क्वेश्चन, इसको हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं, नॉलेज ही बढ़ेगी हमारी। निकट से पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकसित होता है। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें जो बिंब जो है ना, प्रतिबिंब, वो रेटिना के पीछे बनता है। इसीलिए क्या होता है ना कि हमें जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो दिख जाती हैं, लेकिन सामने की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, ठीक है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, सही है बिल्कुल। ये 3 सही है, बल्कि ये गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? नतोदर बोल रहा है, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब होता है कि वो अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। नतोदर हिंदी में बोलते हैं इसको, तो इसको याद कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, फोटोग्राफी प्लेट जो होता है उसको विकसित करने में किसका यूज़ किया जाता है, क्या होता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ए सही होगा। सोडियम थायोसल्फेट अधिक उपचायक की भांति उपयोग होता है। जो फोटोग्राफी प्लेट का विकास किया जाता है ना, उसमें सोडियम थायोसल्फेट जो होता है उसको उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट और फोटोग्राफी प्लेट, इसको याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। और ऑप्शन ऐसे रहते हैं ना कि आदमी भटक जाता है, तो इसीलिए सोडियम थायोसल्फेट, फोटोग्राफी प्लेट, इस तरह इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। तो किसका सबसे होता है, तो इसका आंसर लाल हो जाएगा। जबकि सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है बैंगनी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक कोण का मान से अधिक होता है। आपतन का अधिक एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये ए होगा। दोनों सही है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है ना, ये जो कांच की छोटी छोटी कणिकाएं होती है वो चमकने लगती है। तो जो भी चीज़ आप चमकने से रिलेटेड देखेंगे ना, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि कणिकाएं चमकने लगती हैं, और इसमें क्या बोल रहा है कि पूर्ण परावर्तित होता है। जब क्या होता है, इसका एक नियम ही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक नियम ही है कि आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। ये इसका नियम है, इसको याद कर लीजिए। और दूसरा इसका नियम ये भी है कि हमेशा जो होता है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, हमेशा जो वस्तु होती है, प्रकाश जो होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, समझें। तो ये दोनों बहुत ही इसमें मतलब पूरी प्रकाश परावर्तन का दे दिया है सिद्धांत ही। तो ये दोनों आंसर सही है, और दोनों का स्पष्ट जो है ये स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, तो आंतरिक परावर्तन, चमकने वाली चीज़ें आंतरिक परावर्तन। फिर हीरा अपने को आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। गलत है, इसमें हमको लगता है ये जो आर है वो गलत है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, 2.4 होता है हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है। जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, 1.5 होता है, ठीक है। और इसमें क्या बोला था, पहला, हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है, तो ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने
में काम आने वाली ग्लासेस किस प्रकार की लेंस होती हैं? जो पढ़ने के काम में आती है वो कौन सी लेंस होती है? तो वो उत्तल लेंस होती है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है 2000 का। उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है पढ़ने के काम में आने वाली ग्लासेस में, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है? हीरे से कांच में। हीरा क्या है? सघन है, और कांच क्या है? ये इसमें से ऑप्शन में आप देखेंगे ना, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट किया गया है। जैसे जल से कांच, विरल से सघन, तो गलत हो गया। वायु से कांच, वायु विरल से फिर सघन में, ये भी गलत हो गया। वायु से जल, फिर ये गलत हो गया, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है कि कोई भी प्रकाश सघन से विरल में जाएगी, तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो लास्ट में सघन जा रही है, इसलिए गलत हो गया, और ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के पुनरुत्थान रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? लेज़र बीम का प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट याद कर लीजिए कि लेज़र बीम का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये जो फाइबर होते हैं ना, वो सब इसी पे काम करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? होलोग्राफी। इसका आंसर होलोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल को अंकित करने के लिए होलोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इसको एकदम डायरेक्ट याद कर लिए। कितना बार पूछा हुआ RAS, RTS, UPPCS, तो इसमें बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन, तो याद करते जाइए। त्रिविमीय प्रति जो 3 डायमेंशनल की आकृति होती है तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? होलोग्राफी। होलोग्राफी, ठीक है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है और बहुलित परावर्तन होता है। इसमें मैं एडिशनल फैक्ट ऐड कर दे रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप सुनिए, समझिए। व्यतिकरण जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। जो संपोषी जो होता है ना, उसी का एक एग्जाम्पल है साबुन का बुलबुल, साबुन का जो झाग आता है वो, इसीलिए ये होगा। और बहुल परावर्तन मतलब उसमें एक से ज़्यादा परावर्तन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खतरे के संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए। जो रेड कलर होता है ना, इसका हम आपको और बता देते हैं। रेड कलर जो होता है इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन इसीलिए कम होता है क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत कम है, इसीलिए इसका रेड लाइट में यूज़ किया जाता है, संकेतों के तौर में यूज़ किया जाता है, ताकि हमें ये कलर हमें दूर से ही दिख जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अभी हम लोग देख लें। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वही इस पे काम करता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। बिल्कुल, अभी आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है, इसीलिए इसका यूज़ किया जा रहा है आजकल। ये इसमें आवृत्ति अवरोध नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और देखते हैं इसका क्या है, और इसमें इसका एक ऑप्शन नंबर 4 भी है। क्या है 4? भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह का समूह सन्नद्ध है, तो ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 जो अभी पढ़े वो इसका आंसर
हो जाएगा, ये नहीं होगा। रिलायंस उद्योग समूह यूपीपीसीएस का 2003 का क्वेश्चन है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। सॉरी, ये गलत है, सही है। ओके, इसका आंसर जो होगा कि ये सही है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। ये तो सही है कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पहला वाला था कि प्रकाश के दृश्य वर्ग क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होता है। नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी आवृत्ति कम होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए इसके पास ऊर्जा नहीं होती है। तो ये गलत हो गया और एक बी जो आर है वो सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। टेलीविज़न संकेत सामान्यतः एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते हैं। कारण क्या है? जो है पृथ्वी की वक्रता से। इसका कारण है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण जो होता है हम लोग को टेलीविज़न जो है एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर याद कर लीजिए, डायरेक्ट पृथ्वी की वक्रता से, पृथ्वी की वक्रता से। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। क्या प्रयुक्त किया जाता है इसमें? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन का यूज़ किया जाता है। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है इसको भी याद कर लीजिए दोस्तों। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए, मतलब जो सुनने वाले जो होते हैं जिसमें आवाज़ आती है उसके लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है। जबकि जिसमें चित्र दिखाए जाते हैं, फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं, उन सब के लिए आयाम मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की आवृत्ति जो होती है 0 डायोप्टर की होती है। आगे बढ़ते हैं। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? ये इसका आंसर सी हो जाएगा, F8 और 1 के पावर 250, सॉरी 1/250। ये IAS का क्वेश्चन है, 1994 का है। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश, सबसे कम वेवलेंथ बैगनी का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल का, सबसे ज़्यादा आवृत्ति बैगनी का, सबसे कम आवृत्ति लाल का, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का, सबसे कम लाल का। ठीक है, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में, क्योंकि इस पर उच्चतम ऊर्जा है, इसीलिए हमारे जो आसमान का कलर नीला है। अगर ऊर्जा नहीं होती तो ये रेड कलर की तरह होता है, ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ये तो सबको याद होना चाहिए। आकाश नीला लगता है, क्यों आकाश नीला लगता है? क्योंकि 28 का बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, और रेड का ज़्यादा होता है, तो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो लघु तरंग है बैगनी और उसका ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमारा कलर नीला दिखाई देता है। अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देते हैं, क्यों? प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन, क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे
कम होता है और बाकी सबका प्रकीर्णन हो जाता है और हमें दिखाई देता है। ठीक है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि क्या कारण है, उसका अति उच्च आवर्तन सूचकांक होता है। सबसे ज़्यादा ना जो आवर्तन सूचकांक होता है वो हीरे का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी दोस्तों, आधा ही करवा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 200 क्वेश्चन जो है, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसीलिए इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूँगी। मतलब 2 वीडियो लाऊंगी इसकी ताकि कंप्लीट हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की क्या तरीका है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक प्रिज्म में रंगों का अलग अलग किया जाता है, प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इतना ऑप्शन पढ़ेंगे ना दोस्तों तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग पॉज करके वीडियो पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आँख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष है तो हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। तो कैसा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। क्योंकि आप लोग रुकिए, इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, वस्तु से छोटा और वह उल्टा होता है। मुझे लग रहा है कि जो हमारा आँख होता है वो उत्तल लेंस पे काम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उत्तल लेंस जो होता है वो हमेशा जो होता है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनाएगा और उल्टा बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है पर ये सही है, यही आंसर दिया हुआ है इसमें, क्योंकि जो रुकिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हाँ तो दोस्तों मैं इसको क्लियर कर रही हूँ कि जो रेटिना होता है, हम लोग की आँख जो होती है उत्तल लेंस पे काम करती है और उत्तल लेंस जो है वो कभी भी इमेज को वास्तविक और उल्टा बनाता है, तो इसीलिए इसका आंसर सी ही होगा। ठीक है, जबकि ये अवतल दर्पण होता है ना वो वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है, जबकि अगर हम वही लेंस में चल जाएंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, उत्तल में चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। क्यों, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को दूरी और गहराई का एहसास होता है इसीलिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज से के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्या है इसका दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण। 35 का ए, अपवर्तन। इसका आंसर जो हो जाएगा ए, अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके तारा का रंग मतलब उसका ताप का पता चलता है ना। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किया जाता है। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उत्क्षेपण हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। इसका आंसर सी इज ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लग जाता है सर दोस्तों इसको एक्सप्लेन करते करते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 38 का ए,
प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, गलत है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा वेग तो प्रकाश का होता है। आगे बढ़ते हैं। हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण होगा, क्योंकि अपवर्तन में होता है कि हमें जहाँ पे वस्तु होती है उसके वास्तविक स्थान पे दिखाई ना देके ऊपर नीचे आगे पीछे दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपवर्तनीय क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? किस एक के कारण होता है? ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 0+2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेमी। हम लोग का एक डायोप्टर होता है तो वो 25 सेमी का होता है, तो यहाँ 2 डायोप्टर है तो 50 सेमी का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करता है, कैसा काम करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जैसा अवतल लेंस की तरह। पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करता है? अवतल लेंस की तरह। इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए या फिर किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिए। पानी में हवा का बुलबुला कैसा बिहेव करता है? अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है, इसमें पूछ दिया अपसारी लेंस। इसको ही अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। अपसारी लेंस उसी को कहते हैं, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। कार चलते समय आपके पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का यूज़ करते हैं? तो हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर उजला और नीचे काला। लेकिन हाँ, हम लोग के छत में ऐसा यूज़ नहीं होता है। इसमें बोल रहा है ऊपर उजला नीचे काला। क्यों? ऊपर उजला रहेगा तो सारा प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमें ज़्यादा धूप का असर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? क्योंकि आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का परावर्तन और जल का कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझे? इसका आंसर बी हो जाएगा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखने लगती हैं। इसका कारण क्या है? कि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। जैसे आप तुरंत जाएंगे तो तुरंत नहीं काम करने लगता है ना, जो भी, इसको आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। ये तो सही नहीं लग रहा हमको, प्रकाश का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव होता है ना। इसका 48
आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकीर्णन। तो इंद्रधनुष जो है विवर्तन के कारण बनता है। सूर्य के समय लाल जो है वो प्रकीर्णन की वजह से ही होता है। और ये बोल रहा है आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। तो इसमें आंसर जो है 1 और 3 है। इसका आंसर 1 और 3, 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, जब एक सीडी ऑडियो वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाले कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, इंद्रधनुष जो का बनता है वो विवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष तो ऐसे इसमें सब कुछ घटना देखी जा सकती है, अपवर्तन, परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन। तो इसमें आंसर ए ज़्यादा उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट पेज है दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे इसको। प्रकाश तरंग से वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य और वेग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि प्रकाश तरंग जब होती है वायु से कांच में जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंज होता है, इसको भी आप पी जाइए। तरंगदैर्घ्य और वेग, आवृत्ति चेंज नहीं होती है, तरंगदैर्घ्य और वेग ही चेंज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं हम लोग। 51 पढ़ते हैं कि यदि मैजेंटा और पीले के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदन क्षेत्र का रंग लाल होगा। इसका ठीक है, यदि सयान और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदन रंग नीला होगा। मैजेंटा और सयान मतलब नीला एक दूसरे को काटेंगे तो इसका रंग नीला होगा, RGB। ठीक है, ये वाला ना मैं आपको लास्ट वाले पेज में बता दूंगी, उसके बाद ये जो है आपको ये समझ में पूरी आ जाएगी। तो इसका आंसर जो है A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, A और B दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए पृथ्वी के पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश निकल दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को किस रंग में दिखाई देगा? ये रंग पीला होगा दोस्तों। ये IAS का क्वेश्चन है, इतना आसान थोड़ी होता है IAS। आगे बढ़ते हैं। जब लाल, नीला और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो क्या बनता है? वाइट कलर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण की वजह से होता है। ये वाला जो दोस्तों होता है ये रेड, ग्रीन और ब्लू जो होता है RGB कलर जो होता है उसको प्राथमिक कलर कहते हैं। और इन तीनों कलर जब मिलती है ना तो सफ़ेद बन जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृग तृष्णा उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब किसी दर्पण को 0 कोण में घूर्णित किया जाए तो परावर्तित कोण क्या होगा? समतल दर्पण की बात कर रहा है दोस्तों, अगर हम उसको ठीठा घुमाते हैं ना तो वो 2 ठीठा घूम जाता है। ये समतल दर्पण का विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या होगा?
नीला, हरा, पीला, यही इसका सही क्रम है। बाघ नीला, हरा और पीला इंद्रधनुष का कलर है। पहले नीला दिखेगा, फिर हरा दिखेगा, तब पीला दिखेगा। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको याद कर लीजिए। नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला। आगे बढ़ते हैं। जब 2 समानांतर दर्पण एक के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत होता है। ये भी समतल दर्पण की बात कर रहा है। जब उनको बीच में रख देते हैं ना तो अनंत बनता है, वहाँ पे प्रतिबिंब अनंत बनता है। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, समांतर दर्पणों के बीच, समांतर दर्पणों के बीच। ठीक है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष होगा? दिखेगा ही नहीं। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की गति प्रकृति जो होती है ना दोस्तों, वो दोनों कलर की मतलब दोनों की प्रकृति, एक तरंग की भी होती है और कण की। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा हुआ है, 97 और 98 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। देखिए मूल कलर आ गया। मूल कलर क्या बताए थे? RGB, नीला, हरा, पीला, सॉरी नीला, हरा, लाल। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन कहलाता है। 64 का सी सही है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब पर पर्दे पर जनित क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। फास्फोरस कोटेड पर्दा होता है, ठीक है, तो उसको रोस्टर स्कैन कहते हैं। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो नतोदर दर्पण मतलब उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति, अभी पीछे बताए थे। तरंग दैर्घ्य, वेग, तीव्रता तीनों बदल जाएगी लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, 67। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति सबसे कम कहाँ होती है? वायु तो नहीं, जल, निर्वात। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे है कांच। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? 8.5 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से रासायनिक, ठीक है। रंगों में विषम का पहचान कीजिए। ये भूरा कहाँ से आ गया भाई? एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण का RGB का यूज़ किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम में। रमन इफेक्ट जो होता है ना, वो सभी पारदर्शी माध्यम में होता है जहाँ पे किरण आर पार जाती है। ये याद रखिए दोस्तों, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है। अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? नियॉन। इसको भी याद रखिए, नियॉन का यूज़ किया जाता है सजावट में, या फिर आप एम्बुलेंस में जो देख सकते हैं वहाँ पे भी नियॉन का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासे में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती है। इसका कारण क्या है?
कि प्रकाश किरणों का पुनर्आवर्तित परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधे प्रक्षेपक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम लोग को नहीं दिखता है। समझे? प्रकाश किरणों का पुनर्आवर्तित परावर्तन हो जाता है, ठीक है, जिससे प्रकाश सीधे हम लोग की आंख में नहीं पहुंच जाते, कुहासा रहता ना तो वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का ये ख़त्म हो गया। इसमें हम ये वाला बताना चाह रहे थे दोस्तों, पर देखिए मैं अच्छे से बता पाती हूँ। जो RGB होता है ना, और उसमें जो अभी IAS का क्वेश्चन में पीछे पूछा हुआ था वही वाला RGB, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। इन जब ये तीनों मिल जाती है ना दोस्तों, तो यहाँ पे वाइट कलर बनता है, वाइट, ठीक है, वाइट। जब यहाँ पे होता है पीला, पीला कलर नहीं लिखा रहा है दोस्तों, ये येलो समझ लीजिए, ये मैजेंटा समझ लीजिए, और ये पिकॉक नीला, जिसको सयान भी कहते हैं, पिकॉक नीला। ठीक है, समझिए, मेरी बात को सुनिए आप लोग। तो ये तीनों मिलता है तो सफ़ेद कलर बनता है, ये दोनों मिलता है तो यहाँ पे क्या था, येलो कलर बनता है। ग्रीन और ब्लू मिलता है तो पिकॉक नीला बनता है, जिसको सयान बोलते हैं, सॉरी सयान बोलते हैं इसको। ठीक है, और रेड और ब्लू मिलता है तो मेजेंटा मिलता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ये था कि सयान और मेजेंटा मिलता है तब कौन सा कलर बनता है, तो ब्लू कलर बनता है, नीला कलर। पीला और पिकॉक नीला मिलेगा तो ग्रीन कलर बनेगा। इसी तरह येलो और मेजेंटा मिलेगा तो रेड कलर बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको बनाना है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक ड्राइंग बना लीजिएगा, उसको आगे चिपका दीजिएगा जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे, और इसको याद कर लीजिए। RGB तो लिख लेना है, और यहाँ पे येलो, मैजेंटा और सयान, इन तीनों को लिख लेना है। उसके बाद आप इसको ना एकदम चित्र बना लीजिए अपने दिमाग में, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन ये था, ये मिला के क्या बनता है, तो ब्लू। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज लगभग 76 क्वेश्चन किए हैं, और मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा करना दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। बाकी आप लोगों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों।